नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। 7 बजे की इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की, जहां देश और दुनिया के मशहूर शायर डॉक्टर राहत इंदौरी अब नहीं रहे हैं। राहत इंदौरी अरविंदो अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हुआ है आज। राहत इंदौरी कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें इंदौर के अरविंदो अस्पताल में भर्ती कराया गया था और लगभग वो पिछले 2 दिनों से वहां भर्ती थे। आज खबर ये मिल रही है कि हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया है। तो अरविंदो हॉस्पिटल के जनरल मैनेजर राजीव सिंह ने बताया है कि राहत इंदौरी को कई प्रकार की दूसरी दिक्कतें भी थी, इलाज के दौरान वो सामने आई, जिसमें पायलेटर निमोनिया, 70% लंग खराब होना, कोविड पॉजिटिव, हाइपरटेंशन, डायबिटीज प्रॉब्लम भी शामिल थी। आज दोपहर करीब 4:40 पर उन्हें दिल का दौरा पड़ा, सीवियर अटैक आया, जिससे उनका निधन हो गया है। राहत इंदौरी के निधन से साहित्य जगत में शोक की लहर है। राहत इंदौरी के साथी शायरों और कवियों ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया। साथ ही मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ ने, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और कई राजनीतिक दल के नेताओं ने राहत इंदौरी की अचानक इस दुख भरी खबर पर शोक व्यक्त किया है। प्रसिद्ध शायर श्री राहत इंदौरी जी का आज निधन हो गया है। वो अस्वस्थ होने के कारण 4-5 दिन से किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा रहे थे। फिर 1.5 दिन पहले ही वो अरविंदो अस्पताल में आके भर्ती हुए। कोरोना जांच कराने के बाद वो पॉजिटिव आई। वो हाई ब्लड प्रेशर एवं डायबिटीज़ एवं कुछ किडनी की बीमारियों से ग्रसित थे। आज 1 बजे सडनली उनको कुछ चेस्ट पेन हुआ और वो कार्डियक अरेस्ट में चले गए। डॉक्टर्स ने CPR देने की कोशिश करी, उसके बाद वो एक बार रिवाइव भी हुए, पर उसके बाद भी वो नहीं मेंटेन कर पाए अपना BP, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। इंदौरी साहब का असमय हम लोगों के बीच से चला जाना साहित्य जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है और मैं छत्तीसगढ़ के संस्कृति विभाग की तरफ से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। राहत इंदौरी जी का असमय चला जाना हमारे साहित्य के क्षेत्र के लिए एक बड़ी क्षति है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति दे। तो सीएम शिवराज ने ट्वीट किया, राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है, मंजिलें रास्ते आवाज देती है, सफर जारी रखो। एक नदी के हैं 2 किनारे दोस्तों, दोस्ताना जिंदगी से मौत से यारी रखो। राहत जी, आप यूं हमें छोड़कर जाएंगे, ये सोचा न था। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। अलविदा राहत इंदौरी साहब, आपकी शायरी फिजा में हमेशा गूंजती रही। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी ट्वीट करके शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि वो हमें अचानक असमय छोड़कर चले जाएंगे, यह विश्वास नहीं हो रहा है। राहत इंदौरी जी का निधन पूरे विश्व की साहित्यिक परिधि के लिए एक अपूरणीय क्षति है। गुणों को मैं इस समय स्मरण कर पा रहा हूँ जो आज के युग के कवियों और शायरों में मिलना मुश्किल है। तो जिस तरह से लगातार रिएक्शन आ रहे हैं, आपने देखा होगा, हर कोई शख्स जो है शोक व्यक्त कर रहा है। हमारे संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, इंदौर में जिस तरह से हर गली मोहल्लों में उनकी शायरी जो है बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर रहती थी, चाहे वो ईद का त्यौहार हो, दिवाली का त्यौहार हो, हर कोई बधाई के साथ साथ, चाहे वो प्रेमी भी क्यों ना हो, हर एक शख्स के लिए, हर एक उम्र के तकाजे को ध्यान में रखते हुए उन्होंने शायरी की है। और एक शायरी मुझे भी याद आती है, उन्होंने लिखा था कि यह हादसा तो किसी दिन गुजरने वाला था, मैं बच भी जाता तो एक दिन मरने वाला था।
सवाल ये है कि जिस तरह से कोविड-19 उन्हें हुआ, फिर उसके बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आना, उनका अस्पताल जाना, उनका आखिरी ट्वीट भी ये कि आप कृपया घर पे फ़ोन ना करें। देश नहीं बल्कि विदेशों में भी उनके चाहने वाले हैं। अरब कंट्रीज से लेकर लगातार यूरोप, एशिया, हर जगह उनके चाहने वाले हैं। आज कहीं ना कहीं वो सब स्तब्ध रह गए होंगे। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरीके से ना केवल बच्चे बल्कि हर एक उम्र दराज के लिए राहत साहब के जो कवि जो जितनी भी कविताएं होती थी वो हर किसी के दिल को छू लेती थी। कुछ लाइनें जो राहत साहब ने अभी 4 से 5 दिन पहले जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे उसके पहले ही उन्होंने ये लाइन जो है ये कोरोना संक्रमण के समय में लिखी थी, और वह खुद कहते थे कि मैं खुद 3 महीने बाद राहत इंदौरी से मिला हूँ। तो वे लाइनें कुछ इस तरीके थी कि मैं चलता रहता हूँ सूरज के साथ साथ, एक अजीब सा सुस्त मुझे यार मिला है, मैं घिरा रहता हूँ एक अजीब सी आग की ओर कि उस पर जबर ये है कि मुझे कागज़ का मकान मिला है। तो ऐसी कई लाइनें जो हैं वो राहत साहब ने इस कोरोना संक्रमण के दौरान लिखी, और कई मरतबा वे अपनी बातों में हुक्मरानों को भी चेताते रहते थे कि पूरे देश विदेश में क्या चल रहा है और क्या वर्तमान स्थिति पर बात होना चाहिए। लगातार जिस तरीके की डॉक्टर्स की ओर से अभी रिएक्शन आए हैं कि आपको एक और अंदर की बात बताना चाहता हूं कि जब वो एडमिट हुए थे तब चूँकि डॉक्टर विनोद भंडारी उनके काफ़ी पुराने मित्र भी रहे हैं, और ऐसे में वो हॉस्पिटल जब नहीं जा रहे थे तो उन्होंने डॉक्टर विनोद भंडारी से पहले फ़ोन पर बात की, उन्होंने उन्हें समझाया, उसके बाद वे हॉस्पिटल में एडमिट हुए। डॉक्टर विनोद भंडारी का ये भी कहना है कि चूँकि वो घर पे ही थे और कोरोना पॉजिटिव हो गए तो इसको लेकर भी वे काफ़ी परेशान थे, क्योंकि वो किसी के कोई संपर्क में नहीं आए थे और इसको लेकर काफ़ी हाइपर टेंशन में चले गए थे। उन्हें समय समय पर खुद डॉक्टर विनोद भंडारी जो कि अरविंदो हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं वो फ़ोन लगा के उन्हें लंच करने के लिए, डिनर करने के लिए, समय समय पर दवाइयों के लिए कहते रहते थे, लेकिन उनसे उनका जो चिड़चिड़ापन है वो जाहिर हो रहा था, क्योंकि लगातार चाहे उनके आँख के इलाज की बात हो या फिर उनके जो दूसरे इलाज की बात हो, उसके बाद से वे लगातार घर में थे, ना तो किसी से मिल रहे थे और ना ही किसी के कांटेक्ट में आए थे। और ऐसे में वो कहाँ संक्रमित हुए, किस तरीके से संक्रमित हुए, ये बात उन्हें काफ़ी परेशान किए जा रही थी। लेकिन साहित्यिक जगत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, एक हर वो व्यक्ति जो राहत साहब को सुनता था और उनकी जो लाइनें होती थी वो हर किसी के अलग जहन में समाये हुए, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो हर उम्र दराज का व्यक्ति हो। आईआईटी कॉलेज से लेकर भोपाल के हर एक सीनियर मुशायरे में अपनी महफिल को सजा देने वाले, हर एक व्यक्ति के दिल में जगह बना देने वाले डॉक्टर राहत इंदौरी इस तरीके से चले जाएंगे, किसी ने भी इस बात को इस तरीके से सोचा नहीं था। लेकिन कोरोना में एक बड़ी जो दुखद खबर सामने आई है उससे कहीं ना कहीं इंदौर में हर किसी के मन को राहत नहीं दी है। जी वाकई रवि, जिस तरह से अचानक से ये खबर आई, हर कोई स्तब्ध है। मुख्यमंत्री से लेकर देश के तमाम बड़े नेता, तमाम बड़े शायर, कवि, हर कोई स्तब्ध है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। और इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। पहले सरकार गिरी, फिर पार्टी में टूट फूट हुई और अब पार्टी के भीतर ही टोपी और टीके पर सियासत शुरू हो गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में भगवान राम के आदमकद पोस्टर पार्टी के ही कुछ नेताओं को रास नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं का भगवा पहनना और भगवान राम के जयकारे लगाने को लेकर पार्टी के एक धड़े में नाराजगी है। कांग्रेस के अल्पसंख्यक नेताओं को भगवान राम के पीसीसी में पोस्टर लगाना इतना नागवार गुजर रहा है कि इस्तीफा देने तक की नौबत आ गई है और अब सियासत भी जोरों पर है। अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के मौके पर जो जलसा पीसीसी में हुआ उससे पार्टी के अल्पसंख्यक नेता खफा हैं। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के तमाम पदाधिकारी हैं जो नाराज भी हैं और पार्टी फोरम पर अपनी बात भी रख चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पदाधिकारी हैं जिनकी नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा तक दे दिया। दरअसल कांग्रेस के मिनावटी नेताओं की नाराजगी की असल वजह है भगवान राम का नाम खुलेआम लेना। कांग्रेस के अल्पसंख्यक नेता मानते हैं कि पीसीसी में भगवान राम के पोस्टर लगाने, दिए जलाने से कांग्रेस के सेकुलर इमेज को धक्का लगा है। राम मंदिर की शिलान्यास के समय पर कांग्रेस ने अपना असली रंग दिखाया, तुगलकी फरमान जारी किया कांग्रेस के
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने बेतुके बयान दिए, जिससे आहत होकर मैं इस्तीफा दिया। कांग्रेस अपने विचारधारा से भटक चुकी है। हर इंसान को अपना धर्म मानने का अधिकार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सार्वजनिक रूप से कांग्रेस कार्यालय में जो कार्यक्रम रखा तो उससे मुस्लिम लीडरों में रोष है। मध्य प्रदेश में टोपी और टीके की सियासत नई नहीं है। लोकसभा चुनाव के दौरान खुद राहुल गांधी जब सतना के चित्रकूट मंदिर गए थे, तब भी बीजेपी ने कांग्रेस की टोपी टीके को लेकर खिंचाई की थी। हालांकि कांग्रेस के अल्पसंख्यक नेताओं की नाराजगी से खुद कांग्रेस के सीनियर विधायक लक्ष्मण सिंह भी इत्तेफाक रखते हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस अब ना बहुसंख्यक की रही, ना अल्पसंख्यकों की रही। खूब राम भक्ति करिए, राम मंदिर में अपने चंदा दीजिए, सब करिए, लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी सब धर्मों से जुड़ी पार्टी है, सब धर्म के लोगों ने लड़ाई लड़ी है, वर्षों से लड़ी है, और आधारशिला जो कांग्रेस की है वो सब धर्म के लोगों ने मिलकर रखी है, सेक्युलर पार्टी है। और ये लगातार जिस प्रकार की नीतियों पर चले हैं वो आप इनके आड़े आ रही हैं। अल्पसंख्यक समाज के लोग भले ही कांग्रेस से इस्तीफा दे रहे हों, ये बहुसंख्यक समाज के साथ में भी न्याय नहीं कर रहे हैं। मंदिर के भूमि पूजन की खुशी कांग्रेस की सेहत पर ऐसा भी असर डालेगा, ये पार्टी को शायद ही उम्मीद नहीं थी। अल्पसंख्यक नेताओं की बगावती अंदाज देखने के बाद पार्टी को डर है कि अगले कुछ महीनों में होने वाले उपचुनाव पर इसका साइड इफेक्ट न पड़ जाए। बहरहाल सेकुलरिज्म की ये हवा चुनावों का रुख किस ओर मोड़ेगी, ये तो नतीजे ही तय करेंगे। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। आज जबलपुर की करते हैं, जहां जबलपुर के सियासी गलियारों में इन दिनों एक चर्चा से सियासी हड़कंप मचा हुआ है। चर्चा है कि जबलपुर से कांग्रेस के 4 विधायकों में से कोई एक विधायक बीजेपी में शामिल हो सकता है, जिसे शिवराज कैबिनेट में जगह भी दी जा सकती है। बीजेपी ये कहकर इस चर्चा पर मुहर लगा रही है कि जहां आग होती है वहीं धुआं उठता है। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि जो बीजेपी में आना चाह रहे हैं, पार्टी उनका स्वागत करेगी। आपको बता दें कि जबलपुर में कांग्रेस के 4 विधायक हैं। इनमें से जबलपुर पश्चिम से तरुण भनोत, जबलपुर पूर्व से लखन घनघोरिया, जबलपुर उत्तर से विनय सक्सेना और जबलपुर की बरगी सीट से विधायक संजय यादव शामिल हैं। इधर कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने किसी भी विधायक के बीजेपी में जाने की चर्चा को खारिज किया। उन्होंने ट्वीट कर दावा किया है कि जबलपुर से चारों कांग्रेस विधायक बीते 25 सालों से पार्टी के संघर्ष के साथी हैं और उन्हें उनकी लॉयल्टी पर पूरा विश्वास है कि वो कांग्रेस का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे। नतीजा जबलपुर शहर में भी निकल के आएगा। हमें उम्मीद है कि ये जो धुआं आप नज़र में आ रहा है, ये निश्चित तौर पे कुछ अच्छा भारतीय जनता पार्टी की तरफ लेके आएगा और स्वागत है। जो भी राष्ट्रीय विचारधारा की तरफ आना चाहते हैं, हम उनका खुले दिल से स्वागत करते हैं। गले लगाने के लिए हम भी मुंतज़िर हैं उनके लिए, आए वो। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने किसानों को हो रही यूरिया की किल्लत और कालाबाजारी की ओर ध्यान दिलाया है। कमलनाथ ने पत्र में किसानों को यूरिया की हो रही किल्लत को दूर करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में यूरिया नहीं मिल रहा है, कई जगह किसानों को कालाबाजारी का शिकार होना पड़ रहा है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने पत्र के जरिए मांग की है कि सरकार इस ओर ध्यान देकर किसानों की समस्या का जल्द निराकरण करे। और मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। सोमवार से शुरू हुई हड़ताल का असर सामान्य जनजीवन पर तो नजर नहीं आया, लेकिन हड़ताल का बड़ा असर उद्योगों पर जरूर पड़ा है। दरअसल हड़ताल के पहले दिन मंडीदीप, गोविंदपुरा, BHEL समेत तमाम उद्योगों को भेजे जाने वाले कच्चे सामान की आपूर्ति पूरी तरह से बाधित हो गई। हालांकि दूध, सब्जी और दवाओं जैसे जरूरी सामान की सप्लाई जारी है। हड़ताल के चलते भोपाल जिले के 70,000 और पूरे संभाग के करीब 1.25 लाख और प्रदेश भर में 7 लाख से ज्यादा ट्रकों और मालवाहक वाहनों के पहिए थम गए थे। और कल ट्रैकर्स हमारे हमसे कुछ मिलने के लिए आए थे, उन्होंने अपना सारा विज्ञापन दिया था। और जो भी बात है वो कुछ लोग आ जाएं, मिलकर चर्चा कर लें, वो जो भी संभव होगा सरकार उनके साथ है, और जो भी हमारे विभाग संबंधी होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ।
और बायोमेडिकल वेस्ट नियमों का पालन न होने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए एनजीटी ने सख्ती दिखाई है। एनजीटी ने देश के सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 माह में बायोमेडिकल वेस्ट नियम 2016 का पालन शुरू करने के आदेश दिए। अगर 2 माह में नियमों का पालन शुरू नहीं होता है तो हर माह 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना होगा। दरअसल अस्पतालों से निकलने वाले कचरे का सुरक्षित निपटारा न होने के खिलाफ जबलपुर नागरिक उपभोक्ता मंच ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने एनजीटी को ट्रांसफर कर दिया था। और इस मामले की सुनवाई के बाद एनजीटी की प्रिंसिपल बेंच ने यह फैसला सुनाया। अस्पतालों से जो जहरीला कचरा निकल रहा है, यदि उसका डिस्पोजल प्रॉपरली नहीं हुआ है, इट इज रिग्रेटेड, ऐसा शब्द यूज किया है एनजीटी ने कि उन्होंने किया नहीं है। इसलिए उन्होंने ये कहा है कि ये जब तक नियमों का पालन होता नहीं तब तक राज्यों को प्रति माह 1 करोड़ रुपया देना पड़ेगा, मुआवजा के रूप में जुर्माना देना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब पूरी तरह से संक्रमण मुक्त हो गए हैं। अस्पताल में इलाज कराने के बाद 7 दिन के होम आइसोलेशन में रहे मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट कर कोविड-19 रिपोर्ट के नेगेटिव आने की जानकारी दी। डॉक्टर्स और नर्सेस को धन्यवाद कहते हुए शिवराज ने अपने शुभचिंतकों का भी आभार जताया। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित रहे शिवराज पहले 12 दिन चिरायु अस्पताल में भर्ती रहे, जिसके बाद सभी पैरामीटर नॉर्मल होने पर आईसीएमआर की गाइडलाइन के मुताबिक उन्हें 5 अगस्त को डिस्चार्ज कर दिया गया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।